Hello guys, I am your friend ये देवेश ठाकुर। वेलकम टू अवर इनकम टैक्स सीरीज। आज हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न नंबर 3। ITR 3 को हम डिस्कस करेंगे जो कि एप्लीकेबल है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। गाइज इस साल ITR 3 में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं जो कि हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे 14 पॉइंट्स बनते हैं। 14 चेंजेस हैं जो आपको कंसिडर करने हैं बिफोर फाइलिंग ITR 3। इसमें हमारा 7th प्रोविजो, टैक्स ऑडिट की लिमिट, टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस, हाउस प्रॉपर्टी में क्या चेंज आया है, डेप्रिसिएशन शेड्यूल में क्या चेंजेस हैं, कैपिटल गेन में क्या चेंजेस हैं, कौन सी डिडक्शन अब अवेलेबल नहीं है, पास थ्रू स्टेटस क्या है और क्या चेंजेस हुए हैं, शेयर्स का जो शेड्यूल है सेक्शन 112A का, उसको हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 115 के बारे में हम बताएंगे। उसके बाद हमारा शेड्यूल OS में चेंज आया है डिविडेंड का। देन है हमारा कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का, उसमें कैसे आपने डिवाइड करके अमाउंट लिखना है। शेड्यूल ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में क्या चेंजेस हैं। सेक्शन 80D में क्या चेंज आया है। चैप्टर 6A की डिडक्शन में मेजर चेंजेस हैं जो कि पेंडेमिक के चलते हुए काफ़ी सारी रिलैक्सेशन दी गई हैं। 2 न्यू डिडक्शन आई हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देन गाइज हमारा शेड्यूल SPI में चेंज आया है, इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट। फिर है हमारा शेड्यूल PTI विच इज़ ऑन पास थ्रू इनकम डिटेल फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड। देन है गाइज हमारा TPSA ट्रांसफ़र प्राइसिंग में जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट हम करते हैं उसमें चेंज आया है। शेड्यूल TDS में चेंज है। कुल मिला के हमारे 14 चेंजेस हैं इस साल की ITR 3 में। ये सब हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप अपनी ITR 3 अगर आप फाइल कर रहे हैं इस साल के लिए तो उसमें कोई एरर ना हो। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टैक्स ऑडिट की एलिजिबिलिटी। जो फाइनेंस एक्ट 2020 ने जो थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज करा है टैक्स ऑडिट का 1 करोड़ से 5 करोड़, उसमें क्या कंडीशंस हैं जो कि इफेक्टिव है विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021। ये आज हम ITR 3 में डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एज ऑफ 15 अगस्त 2020 ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 इशू करे हैं, जिसमें से ITR 3 की अभी तक सिर्फ एक्सेल यूटिलिटी इशू करी है, जावा यूटिलिटी अभी आनी है। तो आज हम इस ITR 3 की एक्सेल यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। एक एक शेड्यूल जहां पे चेंजेस आए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ITR 3 हमारा उन इंडिविजुअल और HUF के लिए एप्लीकेबल है जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है। अगर एक इंडिविजुअल या HUF की इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, इस साल ITR 3 भरने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रूफ हो सकती है फॉर टैक्स पेयर्स। आपने इधर से एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। इसके बाद आपका एक जिप फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। यह है गाइस हमारा जिप फोल्डर, इसको हमने अनजिप करना है। एक्सेल फाइल के ऊपर हमने डबल क्लिक करना है। एक्सेल फाइल जैसे ही ओपन होगी हमारे पास एक मैसेज पॉपअप होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि हमारे को इंस्ट्रक्शंस देता है फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ITR 3। सबसे पहला पॉइंट है इसमें ग्रीन सेल्स आर फॉर डाटा एंट्री। हमने जो ग्रीन सेल्स हैं सिर्फ उन्हीं सेल्स में हम डाटा को एंटर कर सकते हैं। जो ग्रे फील्ड्स हैं हम उनमें डाटा एंटर नहीं कर सकते। रेड लेबल्स वाली जो फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी हैं, वो आपने ज़रूर भरनी है, उन्हें ब्लैंक नहीं छोड़ना है। डू नॉट यूज़ कंट्रोल X और कंट्रोल V फीचर, यानी हमने कोई कंट्रोल X यानी कट और कॉपी का कोई फीचर इसमें यूज़ नहीं करना है। प्रेस ओके करेंगे। यह है गाइस हमारा इस साल का ITR 3 फॉर असेसमेंट ईयर 2021। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं और मेजर इसमें 3 शेड्यूल ऐड हुए हैं फॉर दिस ईयर।
हमारे पास टोटल 44 रोज हैं, जिनमें 3 शेड्यूल्स इस साल जो ऐड हुए हैं उनमें सबसे पहला शेड्यूल है 80D, जो कि लास्ट ईयर अगर आप देखें तो वो क्लब्ड फॉर्म में था। इस बार इसका एक सेपरेट शेड्यूल है। सेकंड है गाइज हमारा TPSA, जो कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग सेकेंडरी एडजस्टमेंट के ऊपर है, हम इसको डिस्कस करेंगे। देन थर्ड है हमारा शेड्यूल DI, शेड्यूल फॉर डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये 3 शेड्यूल्स हैं जो कि एडिशन हुए हैं लास्ट ईयर से। अब हम डिस्कस करते हैं चेंजेस शेड्यूल बाय शेड्यूल, कौन से पार्ट में क्या चेंजेस आए हैं। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारा पार्ट ए जनरल। पार्ट ए जनरल में जो सबसे पहला चेंज है हमारा वो है 7th प्रोविजो का, जो कि इस साल एप्लीकेबल है। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1)? क्या आप 7th प्रोविजो के अंडर रिटर्न फाइल कर रहे हैं? इफ़ यस देन आपने यस पे क्लिक करना है, इफ़ नो देन आपने नो करना है। यस के केस में हम देखते हैं क्या कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हम ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं। नोट है हमारा टू बी फिल्ड ओनली इफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1)। यानी आप अंडर सेक्शन 139(1) में अदरवाइज लायबल नहीं है रिटर्न फाइल करने के, बट ड्यू टू फुलफिलिंग ऑफ वन और मोर कंडीशन जो कि 7th प्रोविजन में मेंशन है, आप उनमें से एक या एक से ज़्यादा कंडीशन के एप्लीकेबल होने पे ये रिटर्न भर रहे हैं। इन दैट केस आपको इधर यस करना है। अब वो 3 कंडीशंस क्या हैं हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंडीशन है हमारी, हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ इन 1 और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपके एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट थे और उनमें आपने कोई डिपॉजिट किया है और वो डिपॉजिट अमाउंट आपका एक्सीड करता है 1 करोड़ को, तो आपने इधर यस करना है। इस करंट अकाउंट में आपका कैश प्लस नॉन कैश ये दोनों डिपॉजिट कंसिडर करे जाएंगे। आपको ये दोनों अमाउंट को कंसिडर करना है और उसी के बाद आपने इस पे यस या नो पे टिक करना है। सपोज आपने जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो 1 करोड़ को एक्सीड करता है। हम मान के चलते हैं कि आपने 1,54 लाख रुपीस डिपॉजिट किया है इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। यह सिर्फ एक अजम्पशन है और अमाउंट हमने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है ताकि कंसेप्ट क्लैरिटी हो सके। सेकंड पॉइंट है हमारा, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 लाख फॉर ट्रेवल टू अ फॉरेन कंट्री फॉर योर सेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन। इसमें 2 कंडीशन कवर करी गई हैं। सबसे पहली है फॉर योर सेल्फ, यानी आप खुद के रीज़न की वजह से बाहर गए थे, या फिर सेकंड कंडीशन है फॉर एनी अदर पर्सन, यानी आप किसी और रीज़न की वजह से बाहर गए थे और आपने टूर एंड ट्रैवल के ऊपर 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया। सपोज आप खुद के रीज़न की वजह से गए थे, आप मॉरिशस टूर पे गए हैं अपनी फैमिली को लेके हॉलीडेज़ पे, और आपने 3.5 लाख रुपए अपने टूर एंड ट्रैवल एजेंट को पे किए हैं फॉर दिस टूर। ये अमाउंट आपका 2 लाख को एक्सीड करता है। इन डैट केस आपने इधर अमाउंट स्पेसिफाई करना है कि आपने कितना 2 लाख को एक्सीड किया है। इफ़ यस देन आपको इधर अमाउंट स्पेसिफाई करना है। सपोज हम 3.5 लाख रुपए इधर मेंशन कर रहे हैं एज स्टेटेड इन आवर एग्जाम्पल। थर्ड कंडीशन इज, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मिस्टर एक्स हैं हमारे, वो एक टैक्स पेयर हैं जिनके पास 2 BSE कनेक्शन है, 2 इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है इनके पास। एक है उनका रेजिडेंशियल पर्पस के लिए और अदर है उनका कमर्शियल पर्पस के लिए। कमर्शियल पर्पस वाला जो है वो उनका एक इंडस्ट्रियल यूनिट में है, और जो फर्स्ट वन है वो उनका रेजिडेंशियल यूनिट में है। रेजिडेंशियल यूनिट का जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करी है फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 वो है 90,000, और जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ हुआ है जो कि टेनेंट ने पे किया है इन द नेम ऑफ लैंडलॉर्ड,
जो टेनेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है वो इन द नेम ऑफ लैंडलॉर्ड पे करता है। सीए नंबर क्योंकि लैंडलॉर्ड के नाम पर होता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो एज पर द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस लैंडलॉर्ड ने पे किया है, यानी मिस्टर एक्स ने कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल इन दोनों का एक्सपेंस किया है, जो कि सर्टनली आपका 1 लाख से एक्सीड करता है। इंडस्ट्रियल पर्पस वाला हम सपोज करते हैं कि 4,10,000 रुपये पूरे साल में उस टेनेंट ने पे किया है टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। अब जो इन दोनों का टोटल बनता है वो बनता है 5 लाख रुपीज। इन दैट केस अगर हम ये मान के चलें कि ऊपर की दो कंडीशन मिस्टर एक्स को एप्लीकेबल नहीं होती है, क्या मिस्टर एक्स को ये तीसरी कंडीशन फुलफिल होने पर ये 7th प्रोविजो की रिटर्न भरनी ज़रूरी हो जाएगी? अगर मिस्टर एक्स के टेनेंट ने इलेक्ट्रिसिटी बिल 4,10,000 रुपये पे किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 और मिस्टर एक्स ने अपनी रेजिडेंशियल यूनिट के लिए सिर्फ 90,000 पे किया है और उसका क्यूमुलेटेड अमाउंट 1 लाख को एक्सीड कर रहा है, जो कि हमारे एग्जांपल में 5 लाख बनता है, इन दैट केस मिस्टर एक्स को अंडर 7th प्रोविजो रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है ऑन फुलफिलिंग 1 और मोर कंडीशन। कोई भी एक या एक से ज़्यादा कंडीशन के एप्लीकेबल होने पे आपको ये रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम यस करेंगे और इधर अमाउंट स्पेसिफाई कर देंगे, इधर यस कर देंगे और अमाउंट हमारा 5 लाख जैसे एग्जांपल में हमने डिस्कस किया है, हम इधर 5 लाख लिख लेंगे। इसके बाद जो हमारा चेंज आया है ITR 3 में वो आया है हमारा A2 और A2I, A2 और A2 3 में। उसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेदर असेसी इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44AE, 44B, 44BB, 44AD, 44BBA और 44BBB। अगर एसएससी इनमें से किसी एक सेक्शन में अपनी इनकम दिखा रहा है तो हमने इस पे यस करना है, और अगर वो इस पे नहीं दिखा रहा है इन सेक्शंस में से किसी भी एक सेक्शन में तो हम इस पे नो कर देंगे। ये सारी हमारी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स हैं। अगर वो इसमें एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो इन दैट केस हम इस पे नो करेंगे। देन एप्लीकेबल हो जाएगा हमारा A2I। इफ नो वेदर ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट्स ऑफ बिजनेस एक्सीड ₹1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। इसमें अब हमने कंडीशन देखनी है कि अगर हम प्रिजम्पटिव इनकम नहीं दिखाते हैं या फिर प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट नहीं करते हैं, इन दैट केस हमारे को अब हमारी लास्ट फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर, सेल्स और ग्रॉस रिसिप्ट्स को इवेल्युएट करना है, और अगर उसका अमाउंट 1 करोड़ से एक्सीड करता है और अप टू 5 करोड़ है, इन दैट केस हमने इसमें यस करना है। फाइनेंस एक्ट 2020 ने हमारी जो टैक्स ऑडिट की थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है 1 करोड़ से 5 करोड़ विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021। अब इसमें जो हमारी पहली कंडीशन देखी जाएगी टू चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट, हमने सबसे पहले चेक करना है क्या हमारा टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है। अगर हम यस करते हैं देन हमारी बाकी की 2 कॉलम्स ग्रीन हो जाएंगे जहाँ पे हमने हमारा डेटा को फीड करना है। फर्स्ट एप्लीकेबल पॉइंट हमारा आ जाएगा इफ़ यस इज सिलेक्टेड एट A2I, यानी अगर आप कहते हैं कि आपका टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अप टू 5 करोड़ है, इन दैट केस हमने ये देखना है कि वेदर एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स और ऑन capital account like capital contribution, loan, etc. during the previous year in cash does not exceed 5% of the said amount। यानी हमारी टोटल रिसिप्ट्स का
जो रिसिप्ट्स हम कैलकुलेट करेंगे उसमें रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर इन दोनों को हम एक्यूमुलेट करेंगे। कंसोलिडेटेड जो हमारी रिसिप्ट्स आई हैं फॉर द प्रीवियस ईयर, कैपिटल प्लस रेवेन्यू, उसमें से 5% कैश रिसिप्ट उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी हम ये बता रहे हैं कि टोटल रिसिप्ट्स में से जो कैश रिसिप्ट्स हमारे को हुई हैं वो 5% को एक्सीड नहीं करती हैं। इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सेड अमाउंट। जो हमारा टोटल अमाउंट है कैपिटल प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स का, उनमें से जो कैश कंपोनेंट है हमारा, वो हमारा टोटल वैल्यू का 5% को एक्सीड नहीं करता है। हमने टिक किया यस। इफ यस इज सिलेक्टेड एट ए टू आई, यानी जहां हम ये बता रहे हैं कि हमारा टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है। इन दैट केस whether aggregate of all payments made including amount incurred for expenditure or on capital account such as asset acquisition, repayment of loan in cash during the previous year does not exceed 5% of the said payment। यानी हमने जितनी भी पेमेंट्स करी हैं इन द नेचर ऑफ कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट्स, उन दोनों को हम कंसोलिडेट करेंगे और जो टोटल पेमेंट्स है हमारी, उन टोटल पेमेंट्स में से जो कैश कंपोनेंट है पेमेंट का, वो हमारा 5% ऑफ टोटल पेमेंट को एक्सीड नहीं करता है। हाउएवर द इंक्रीज थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 5 करोड़ shall be applicable only if cash receipts and cash payment during the year does not exceed 5% of the total receipts or payment। अदरवाइज अगर हम इसको दूसरी एंगल से देखें तो ये कंसिडर कर सकते हैं कि मोर देन 95% ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी डन थ्रू बैंकिंग चैनल। ये है गाइस हमारी टैक्स ऑडिट की एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर असेसमेंट ईयर 2021। देन गाइस हमारा जो पार्ट ए में चेंजेस आए हैं वो हैं अंडर पॉइंट सी में जहाँ पर इफ लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44 ए भी है, यहाँ पे हमने आधार नंबर ऑफ प्रोप्राइटर इसमें ऐड हुआ है इस साल। सेकंड चेंज जो गाइस हमारा आया है वो है पार्ट ए के ओआई में। ये है हमारा पार्ट ए का ओआई, जिसमें 17th पॉइंट में हमारा चेंज आया है वेदर असेसी इज एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर सब सेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 92 CE। इफ यस प्लीज फिल शेड्यूल TPS8। अगर आपका ये ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में एप्लीकेबल होता है, इन दैट केस आपने यस पे टिक करना है और शेड्यूल TPSA आपने भरना है। अब हम गाइस डायरेक्ट चलते हैं हमारे TPSA शेड्यूल में, जिस पे जाने के लिए आप सीधा अपने होम पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे TPSA पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको सीधा उसी शीट पे रीरूट कर देगा। TPSA के शेड्यूल में जहाँ पे हम ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट करते हैं, इन केस ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट टैक्स टू बी शोन सेपरेटली। अगर आप सेकेंडरी एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो इन दैट केस आपने उसका एक सेपरेट चालान फिल करना है और उसको सेपरेटली शो करना है। आप सेकेंडरी एडजस्टमेंट और मेन टैक्स को मर्ज करके एक चालान नहीं पे कर सकते। इन केस ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट आपने एक सेपरेट चालान के थ्रू ये दिखाना है कि हमने इसके थ्रू एडजस्टमेंट करी है। इसके बाद हमारा चेंज नंबर 3 जो कि हाउस प्रॉपर्टी के शेड्यूल में है। हम फिर से होम पे चलेंगे, यहाँ पर हमने हाउस प्रॉपर्टी के शेड्यूल पे क्लिक करना है। हाउस प्रॉपर्टी के शेड्यूल में जो चेंज आया है
जहाँ पे आप अपनी डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डालेंगे, यहाँ पे आधार नंबर ऑफ द को ओनर, जो कि पिछले साल तक सिर्फ पैन नंबर आपसे पूछता था, इस साल एक एडिशनल कॉलम इंसर्ट किया गया है, आधार नंबर ऑफ द को ओनर। आपने ये आधार नंबर ऑफ को ओनर भी इसमें फीड करना है। नेक्स्ट चेंज है हमारा चेंज नंबर 4, शेड्यूल डीपीएम, जो कि हमारे डेप्रिसिएशन का है शेड्यूल। इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि ब्लॉक एंड टाइटल फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट 45%, ये हमारा एक इस साल का एडिशनल पॉइंट है, जहां पे 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक एडिशनल बूस्टअप करने के लिए, जो कि डिमांड ऑफ मोटर व्हीकल थी, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था एक एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 15% ऑन मोटर व्हीकल बिटवीन 23 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 2020। अगर इस टाइम फ्रेम के बीच में अगर आपने कोई मोटर व्हीकल परचेज करी है, इन दैट केस आपको 15% का एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए आप एंटाइटलमेंट है। उसकी डिटेल आपने जो डेप्रिसिएशन का ब्लॉक है 45%, उसमें मेंशन करनी है। ये टाइम पीरियड आप ध्यान रखें, अगर इस टाइम फ्रेम के बीच में आपने कोई मोटर व्हीकल परचेज करा है तो आपने एक 45% का जो ब्लॉक है वो डिटेल आपने इस 45% के ब्लॉक में मेंशन करनी है। ये है हमारे डेप्रिसिएशन के शेड्यूल में अपडेशन, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने मोटर व्हीकल की डिमांड को बूस्टअप करने के लिए हमारे को एक एडिशनल बेनिफिट दिया था। उसके बाद गाइस है हमारा चेंज नंबर 5, जो कि कैपिटल गेन के शेड्यूल में है। अब है गाइस हमारा शेड्यूल सीजी। कैपिटल गेन में जो चेंज आया है, लास्ट ईयर तक हमारे को एक एग्जाम्पशन अवेलेबल थी, यानी जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 54E थी वो इस साल रिमूव कर दी गई है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स थी, बीइंग यूनिट इशूड बिफोर 1/4/2019 नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी 1 अप्रैल 2019 से पहले अगर कोई यूनिट्स किसी स्पेसिफाइड एसेट्स की यूनिट को स्पेसिफाई करती है, कोई अगर नोटिफाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस केस में हमारे को 54EE की एग्जम्पशन मिलती। इस साल कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस साल गवर्नमेंट ने ITR 3 में, जो कि असेसमेंट ईयर 2021 है, 54EE की जो डिडक्शन अवेलेबल थी वो रिमूव कर दी गई है इस साल इस फॉर्म में। तो जहाँ जहाँ पे लास्ट ईयर आपको ये डिडक्शन अवेलेबल थी वो इस साल रिमूव कर दी गई है। नेक्स्ट है गाइस हमारा पास थ्रू स्टेटस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर हम देखें 8th पॉइंट है हमारा, इसमें लास्ट ईयर तक सिर्फ था पास थ्रू इनकम इन द नेचर ऑफ शॉर्ट टर्म गेन। इस साल जो चेंज आया है हमारा, लॉसेस नाउ टू मेंशन एंड कैरी फॉरवर्ड। जो लॉस है हमारा पास थ्रू स्टेटस का, वो भी हम मेंशन कर सकते हैं और उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट हमारी फाइनेंस एक्ट 2020 से आई थी अंडर सेक्शन 115UB टू अलाउ पास थ्रू ऑफ लॉसेस ऑल्सो। द लॉस अदर देन बिजनेस लॉस shall be ignored for the purpose of pass-through to its unit holder if such loss has arisen in respect of a unit which has not been held by the unit holder for a period of at least 12 months. AIF are allowed to pass through the losses to their unit holders, जो कि other than business loss है। Unit holder in their ITR form can report pass-through losses in house property, कैपिटल गेन और अदर सोर्स ऑफ इनकम। पास थ्रू स्टेटस में गाइस इस साल जो एडिशन हुआ है
वो इनकम के साथ साथ हम अब लॉसेस को भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो चेंज आया है हमारा कैपिटल गेन में, वो है हमारा पॉइंट नंबर 5 में लॉन्ग टर्म के केस में, जहां पर फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 112A। इस केस में अब हमारे को शेड्यूल 112A भरना है। अब है गाइस हमारा शेड्यूल 112A। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे असेसेस को दिक्कत आती है, तो हम एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे आपने शेड्यूल 112A फिल करना है। सबसे पहले इसमें ISIN कोड भरना है, जो कि अगर आपको अवेलेबल नहीं है या फिर आपको नहीं मिल रहा है इजीली, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। सपोज आपने लास्ट ईयर रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स खरीदे थे और आपने उसको सोल्ड आउट करे हैं। इन दैट केस अगर आपको उसको ISIN नंबर सर्च करना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ISIN कोड। ये है हमारा INE00280118। आपने इसको फीड करना है, INE00280118 आपने टैप करना है। यहाँ पे ऑटो फील्ड आ जाएगा आपका नेम ऑफ द शेयर। उसके बाद हमने देखना है नंबर ऑफ शेयर्स और यूनिट। सपोज आपके पास 1000 शेयर्स थे, सेल प्राइस पर शेयर, सपोज RIL की जो सेलिंग प्राइस था वो 2100 था, आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनी 21 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, यहाँ पे आपने अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखनी है, जो कि विदाउट इंडेक्सेशन है, वो अपने आप कैलकुलेट होके आएगी, जिसमें हायर ऑफ 8 और 9, जो कि 8 है हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी आपने कितने में खरीदा था RIL। सेकंड है हमारा कॉलम नंबर 9, इफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वाज एक्वायर्ड बिफोर 1st February 2018, in that case lower of B1 and B2 dash lower of 6 and 11। अब हम ये समझते हैं, सपोज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आप कहते हैं कि मैंने ये रिलायंस का शेयर खरीदा था 900 का, तो 900 के हिसाब से हमारी जो कॉस्ट बैठी वो हो गई 9 लाख रुपीस। ऑटोमेटिकली अब एक्सेल आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन को कैलकुलेट कर लेगा, विच इज हायर ऑफ 8 एंड 9। 8 कैसे कैलकुलेट होगी? 8 आपकी कैलकुलेट होगी जब आप अपनी फेयर मार्केट वैल्यू डालेंगे एज ऑन 31 जनवरी 2018। सपोज उस दिन जो फेयर वैल्यू थी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की थी 1050। अब आप देख रहे हैं कैसे कॉलम नंबर 9 में ऑटो पॉपुलेटेड आपका अमाउंट आ गया 10,50,000 रुपए। अब हमारी कॉलम नंबर 7 की वैल्यूज चेंज हो गई हैं। अब हम देख सकते हैं कि कॉलम नंबर 7 में हायर ऑफ 8 और 9, यानी अब जो कॉस्ट कंसीडर करी जाएगी वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ना लेके जो आपकी डीम्ड कॉस्ट है, जो कि जिसका बेस हमने लिया है 31 जनवरी 2018 का, हम उसको बेस लेते हुए आपकी जो कॉस्ट बन जाएगी वो हो गई 10,50,000 फॉर RIL। अगर आपने इन केस कोई एक्सपेंडिचर करा है
एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफ़र, यानी आपने सेल के लिए कोई एक्सक्लूसिवली कोई खर्चा किया है, आप उस अमाउंट को इधर स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। बैलेंस जो है हमारा, बैलेंस 6 to 13 आइटम 5A ऑफ LTCG शेड्यूल ऑफ ITR 3। अब आप देख सकते हैं ये 10,50,000 का अमाउंट हमारा ITR 3 के LTCG के शेड्यूल आइटम नंबर 5A में चला गया है। अब हम हमारे कैपिटल गेन के शेड्यूल में जाते हैं। इसमें हमने लॉन्ग टर्म के पॉइंट नंबर 5A में जाना है, जो कि हमारा अंडर सेक्शन 112A का है। यहाँ पे हमारी इनकम आ गई है 10,50,000 रुपये, जो कि शेड्यूल 112A से आई है। इसके बाद गाइस है हमारा कैपिटल गेन में पॉइंट नंबर 12। अगर हम देखें जो कि है पास थ्रू इनकम और लॉस इन द नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल एट द रेट ऑफ 10%। लास्ट ईयर इस पॉइंट में एट द रेट 10% में एक सिंगल फिगर आती थी। इस साल इस 10% को बाइफरकेट करके दो इन्फॉर्मेशन पूछी गई हैं। एक है अंडर सेक्शन 112A, सेकंड है अदर देन अंडर सेक्शन 112A। यानी इस साल जो हमारे को डिटेल फिल करनी है LTCG में पास थ्रू इनकम और लॉस के केस में, जो कि एट द रेट 10% है, इसमें हमारे को बाइफरकेट करके दो इन्फॉर्मेशन अलग भरनी है। एक कवर होगी अंडर सेक्शन 112A, सेकंड है अदर देन अंडर सेक्शन 112A। नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट डिडक्शन क्लेम अगेंस्ट कैपिटल गेन में इस साल 54EE की एग्जाम्पशन हट गई है, जो डिडक्शन हमारे को मिलती थी। नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा शेड्यूल 115AD13 प्रोविजो। इसमें भी सेम डिटेल्स हैं। ये हमारा नॉन रेजिडेंट के केस में एप्लीकेबल है। लास्ट ईयर इसमें 16 कॉलम थे, जो कि रिड्यूस होके इस साल 14 कॉलम हो गए हैं। इसमें भी डिटेल लगभग सेम है, जो कि आपकी अंडर सेक्शन 112A में भरी गई थी। बस इसमें पर्सपेक्टिव हमारा नॉन रेजिडेंट का आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा चेंज नंबर 6, जो कि शेड्यूल OS में आया है। शेड्यूल OS में जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिविडेंड का, इसमें अब स्पेसिफाई करा गया है ग्रॉस नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034 एंड 1035। नेक्स्ट चेंज हमारा चेंज नंबर 7, जो कि शेड्यूल CFL में आया है। CFL के केस में हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में अगर आप देखें तो इसमें नॉर्मल, PTI देन टोटल। अब इसमें आपने नॉर्मल और PTI को सेग्रीगेट करना है, जो कि हमारा हाउस प्रॉपर्टी के केस में एप्लीकेबल है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के केस में एप्लीकेबल है, देन हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के केस में एप्लीकेबल है। ATG में चेंज कुछ नहीं आया है, बस एक पॉइंट है हमारा जो कि आपको जानना जरूरी है। इन केस ऑफ डोनी इज गवर्नमेंट, यानी अगर आपने कोई अमाउंट गवर्नमेंट को डोनेट किया है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, एंड पैन इज नॉट अवेलेबल, इन दैट केस आपने यूज करना है 5 times G 0000G एज पैन। आपने इसको एज पैन कंसिडर करना है जहां पे आपकी डोनी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देन हमारा जो चेंज आया है चेंज नंबर 8, वो है हमारा शेड्यूल 80D में। इसमें इस साल एक सेपरेट शेड्यूल मेंशन किया गया है, जिसमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट कहता है वेदर यू एंड एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, यानी टैक्स पेयर और उसकी फैमिली में पेरेंट्स को छोड़ के कोई सीनियर सिटीजन है। इफ यस देन आपने यस करना है। इन दैट केस हमारा
पॉइंट नंबर BI और B2 और B3 एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे आपने डिटेल डालनी है, जिसमें सेल्फ एंड फैमिली सीनियर सिटीजन आपका अमाउंट आ जाएगा। इन केस एक्सक्लूडिंग पेरेंट आपके पास कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, इन दैट केस आपने नो लिखना है। और सेल्फ और फैमिली के केस में आपने हेल्थ इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर जितना खर्चा किया है, सपोज हेल्थ इंश्योरेंस हमारी 12,500 की थी और सपोज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आपने 1,500 रुपीज़ का लास्ट ईयर एक्सपेंस किया है, तो टोटल 80D की डिडक्शन में हमारे को 14,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट चेंज हमारा चेंज नंबर 9, जो कि शेड्यूल 6A में आया है। अंडर चैप्टर 6A की जो डिडक्शन है हमारी, यहाँ पे वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट्स बिटवीन 1st April 2020 to 31st July 2020 for the purpose of claiming any deduction under Part B of Chapter 6A। ये टैक्स पेयर को पेंडेमिक सिचुएशन में एक रिलीफ दी गई है। अगर आप 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच में कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपकी फाइनेंशियल ईयर 1920 की टैक्स एडजस्टमेंट के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, इन दैट केस आपने इसको यस करना है और आपने डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि DI शेड्यूल है वो आपने फिल करना है। ये है हमारा डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सपोज हमने 80C की डिडक्शन के लिए 1,50,000 का एक्सपेंस किया है, जो कि हम क्लेम कर रहे हैं हमारी इनकम जो कि फाइनेंशियल ईयर 1920 की है उसकी टैक्स लायबिलिटी में। अमाउंट डालने के बाद आपने इस एक्सेल शीट को वैलिडेट करना है। शीट 6A इज ओके। ऐसे ही आपने एक एक शीट को वैलिडेट करना है, देन प्रोसीड नेक्स्ट करना है। सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद और जब तक आपकी वैलिडेट नहीं हो जाती, अगर कोई एरर है आपने उसको रेक्टिफाई करना है। देन अल्टीमेटली आपने इसको जनरेट एक्सएमएल करना है, जो कि ये एक्सएमएल आपकी अपलोड होगी इनकम टैक्स पोर्टल पे। चैप्टर 6A में 2 डिडक्शन इस बारी न्यू है, 80EE-A और 80EE-B। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी और डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये 2 डिडक्शन हैं जो कि इस साल इंट्रोड्यूस की गई हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारा चेंज नंबर 10, शेड्यूल SPI। शेड्यूल SPI में इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन में आधार नंबर ऑफ पर्सन स्पेसिफाई करना है इस बार हमें। और शेड्यूल SI में हमारा पॉइंट नंबर 44 है, पास थ्रू इनकम इन द नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल अंडर सेक्शन 112A एट द रेट 10%। एंड सेकेंड है हमारा अदर देन 112A एट द रेट 10%। यहाँ पे हमने उसको बाइफरकेट करना है। देन है हमारा चेंज नंबर 11, जो कि शेड्यूल PTI में है, पास थ्रू इनकम डिटेल फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड एज पर सेक्शन 115UA और 115UB। यहाँ पे आपने जो इन्वेस्टमेंट कवर करी है उसमें सबसे पहले आपने सेक्शन को सिलेक्ट करना है कि किस सेक्शन में आपने इन्वेस्टमेंट करी है। देन आपने नेम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट लिखना है, पैन नंबर ऑफ द बिजनेस। अब जो इनकम रिसीव हुई है उसकी डिटेल्स हैं, करंट ईयर इनकम, शेयर ऑफ करंट ईयर लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड, नेट इनकम, देन TDS on such amount if any। कैपिटल गेन के केस में हमारा AI और A2 न्यू आए हैं,
जो कि सेक्शन 111A और अदर की डिटेल्स हैं, और लॉन्ग टर्म के केस में हमारा BI सेक्शन 112A, देन सेक्शन B2 अदर देन 112A। इस साल डिटेल्स को काफ़ी बाइफरकेट करके पूछा गया है। देन हमारा अदर सोर्स ऑफ इनकम में लास्ट ईयर एक सिंगल पॉइंट था, उसको हमने बाइफरकेट करके इस साल डिविडेंड और अदर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने। इसमें हमने डिटेल्स बाइफरकेट करके लिखनी है। देन है गाइज हमारा चेंज नंबर 12 जो कि हमारा TPSA है, वो हमने हमारे पॉइंट नंबर 2 में, जो कि हमारा चेंज था पार्ट A के OI शेड्यूल में, उसके साथ हमने इसको डिस्कस किया है। देन है गाइज हमारा शेड्यूल AL जो कि एसेट एंड लायबिलिटी एट द एंड ऑफ ईयर अदर देन दोज इंक्लूड इन पार्ट A ऑफ बैलेंस शीट एप्लीकेबल इन केस वेयर टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख रुपीज। अगर किसी इंडिविजुअल और HUF की इनकम 50 लाख से एक्सीड करती है, इन दैट केस उसको शेड्यूल AL भरना ज़रूरी है, जिसमें उसकी एसेट्स की डिटेल जाती हैं। डू यू ओ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी एसेट? इफ़ यस, देन आपने उस एसेट की डिटेल लिखनी है। अदर देन एसेट की डिटेल, आपके पास कोई ज्वेलरी है, व्हीकल है, बैंक में कितना बैलेंस है, शेयर्स, इंश्योरेंस, लोन, कैश इन हैंड। Do you have any interest held in the asset of a firm or association of person as a partner or member thereof? अगर आप एज इंडिविजुअल किसी फर्म में या AOP में कोई पार्टनर है, आप उस फर्म या AOP में कोई इंटरेस्ट हेल्ड करते हैं, इन दैट केस आपको उसकी भी डिटेल इसमें मेंशन करनी है। इसके बाद है हमारा शेड्यूल GST, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट्स रिपोर्टेड फॉर GST। एज ए टैक्स पेयर आपके पास जितने भी GSTN नंबर हैं, अगर आप एक से ज़्यादा स्टेट में काम करते हैं तो आपके पास एक से ज़्यादा GST नंबर होंगे। हर GST में आपने एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एज पर दी GST रिटर्न्स फाइल्ड। आपकी GSTR 3B और GSTR 1 का जो टोटल है, आपने उसको इधर फिल करना है, एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट विद एवरी GSTN हेल्ड बाय द टैक्स पेयर। प्लीज फर्निश द इंफॉर्मेशन अबव फॉर ईच GSTN नंबर सेपरेटली। अब नेक्स्ट चेंज है हमारा चेंज नंबर 14 जो कि TDS में है। Please verify the TAN detail and the amount of credit available in your Form 16 and 26 AS. Before filing of your return, आप अपना जो टैक्स क्रेडिट है वो अपने फॉर्म 16 और 26 AS से मैच करना ना भूलें। TDS के शेड्यूल में जहाँ पे फॉर्म 16B और 16C एप्लीकेबल है, यहाँ पे हमारा आधार नंबर ऑफ अदर पर्सन ऐड हुआ है। 16B और 16C हमारा उन केसेस में एप्लीकेबल है जहाँ पे हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसके ऊपर हम टैक्स डिपॉजिट करते हैं इन द नेम ऑफ सेलर, अगर हम एक बायर हैं। और 16C हमारा अगर हम एक टेनेंट हैं और हम 50,000 से ज़्यादा का रेंट पे कर रहे हैं पर मंथ, इन दैट केस हमारे को फॉर्म 26 QC फिल करना होता है और हमारे को 16C और हमारे को इसके साथ 16C इशू करके देना है टू आवर लैंडलॉर्ड। इन दैट केस अगर आप एक लैंडलॉर्ड हैं और आपका 16C इशू हुआ है, आपने आधार ऑफ अदर पर्सन मेंशन करना है। 16C और 16B इनके बारे में अगर आपको और जानना है तो हमारे एक सेपरेट ब्लॉग्स हैं इनके ऊपर, जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं, और हमारी YouTube की वीडियोस भी हैं इन डेप्थ स्टडी के लिए, कैसे आपने इनको कंसिडर करना है, कैसे आपने TDS कैलकुलेट करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप हमने ये सब प्रोसीजर उन वीडियोस में और उन ब्लॉग्स में कंसिडर किया है, उन ब्लॉग्स में समझाया है। इन ब्लॉग्स का और वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है।
ये थी गाइस हमारी 14 चेंजेस जो कि आपको कंसिडर करने हैं बिफोर फाइलिंग ITR 3 फॉर असेसमेंट ईयर 2021। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी रिटर्न फाइलिंग।